हेलो गाइस, आज हम देखते हैं हिंदी के टॉपिक समास को। इस वीडियो में हम करने वाले हैं थ्योरी और उसके साथ में करने वाले हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो बने रहिए वीडियो की शुरुआत से एंड तक। अब जान लेते हैं थोड़ा सा मेरे चैनल के बारे में कि आप प्लेलिस्ट कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको मेरे चैनल पे क्लिक करना है और आपको ऐसा खुला हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने जो है ये फुल हिंदी की एक आ जाएगी कि फुल हिंदी कोर्स फॉर ऑल एग्ज़ाम। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपके पास टॉपिक वाइज जो है पूरी की पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी हिंदी की। सभी वीडियो को सीरीज वाइज देख लेना और इसमें आपका हिंदी का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। इसी वीडियो में हम बता देते हैं आपको, पार्ट 1 में करेंगे हम थ्योरी और पार्ट 2 में करेंगे हम एमसीक्यू प्रैक्टिस। सबसे पहले देखते हैं समास की परिभाषा। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्द आपस में मिलकर एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं तो उस मेल को ही समास कहते हैं। अर्थात समास जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। सामासिक पद किसे कहते हैं? अर्थात समास होने के बाद यानी कि दो शब्द क्या करने के बाद जुड़ने के बाद जो नया शब्द बनता है उसे ही सामासिक पद कहते हैं। और समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद के बीच जो संबंधों को स्पष्ट करने के लिए होता है, जो उन्हें अलग अलग करके दिखाते हैं हम, उसे ही समासिक समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि माता पिता तो माता और पिता, राजपुत्र राजा का पुत्र, इसी प्रकार जो होता है अलग अलग भागों में हम लिख कर जो बांटते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? समास विग्रह। समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो हमारी थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम एक बार इन 6 का ही जल्दी जल्दी रिव्यू जरूर ले लेंगे। अभी पढ़ते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में। अब देखते हैं अव्ययीभाव समास को, जिसका पहला पद प्रधान होता है और जिसमें वह अवयव हो, अर्थात इसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए, अव्ययीभाव समास होता है। और इसमें जो होता है इस समास की मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट दो बातें हैं। एक तो इस समास में जो है आपको हमेशा शब्द के आगे उपसर्ग लिखा हुआ मिलेगा। अगर उपसर्ग कहीं पे भी दिख जाए तो आपको अव्ययीभाव समास करना है। और सेकंड, किसी भी शब्द का यदि दोहराव हो तो वहाँ पे भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे कि यथाशक्ति, तो इसमें पहला पद उपसर्ग हो गया और इसमें पहला पद ही प्रधान होता है। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन अर्थात प्रत्येक दिन, तो ये प्रति उपसर्ग है, मतलब पहला पद प्रधान हो गया। आजीवन अर्थात जीवन भर, ये उपसर्ग हो गया। भर पेट, तो यहाँ से पेट भर कर, ये भी क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और किसी भी शब्द का दोहराव हो जैसा कि दिनों दिन, रातों रात, ऐसे शब्द हो तो भी अव्ययीभाव समास होते हैं। नेक्स्ट चलता है अपना तत्पुरुष समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययीभाव समास में प्रथम पद समान प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में सेकंड पद जो है प्रधान होता है। और दोनों पदों के बीच विभक्ति क्या आती है? का, को, से, के लिए आदि का लोप हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर राजपुत्र अर्थात क्या होता है? राजा का पुत्र। यश प्राप्त अर्थात यश को प्राप्त। गौशाला अर्थात गायों के लिए शाला। ये हो गया तत्पुरुष समास का उदाहरण। अब तत्पुरुष समास के भी कारकों के आधार पर 6 भेद होते हैं, उन 6 को ही देख लेते हैं। इसके 6 भेद जो है, मैंने जो कारक टॉपिक है आप हिंदी का, उस कारक टॉपिक को एक बार डिटेल से ज़रूर देख लेना। अगर ये कारक टॉपिक आपको समझ में आ गया तो ये जो है तत्पुरुष के 6 भेद आपको चुटकियों में समझ आ जाएगा। पहला समास है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म में आता है को विभक्ति आ जाएगी, जैसे गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, जेब कतरा जेब को कतरने वाला। इसी प्रकार जो होता है, अर्थात याद रखना कर्म को, ठीक है। और यहाँ से कर्म तत्पुरुष समास में जो विभक्ति आएगी से या फिर के द्वारा, जैसे कि तुलसी कृत, तो तुलसी के द्वारा कृत। बयाकुल, बया से कुल, बया से आकुल, जो होता है ये करण तत्पुरुष, तो करण में जो आता है से या के द्वारा आता है। इसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान में हमेशा के लिए आएगा या फिर को भी आता है, तो इनका क्या है? लोप हो जाता है। जैसे कि देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, संप्रदान तत्पुरुष समास। और यहाँ पर क्या होता है? हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ये भी किस में आएगा? संप्रदान तत्पुरुष समास में आएगा। अब आता है अपादान तत्पुरुष समास। से अलग होने के अर्थ में अगर
आए तो वहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होता है। और से में मैंने पहले कारक में बताया था आपको, अगर अपादान कारक आए तो उसमें जो विभक्ति चिन्ह होती है से आती है, और ये से जो होती है अलग होने के अर्थ में होती है। तो हमेशा जो बच्चा पढ़ लिख के बड़ा होके क्या करता है, अपनी शादी होने के बाद अप्पा से अलग होता है, तो इस से का प्रयोग जो है अलग होने के अर्थ में किया जाता है। जबकि जो करण तत्पुरुष समास में से आता है, ये से जो होता है साधन के अर्थ में प्रयोग में लिया जाता है। जैसे कि ऋण मुक्त अर्थात ऋण से मुक्त, ऋण से अलग होना। पथभ्रष्ट यानी कि पथ से भ्रष्ट, यानी कि जो पथ है सही रास्ता है उससे अलग होना। तो यहाँ से जो पद से भ्रष्ट हो रहा है तो अपदान। ऋण मुक्त यानी कि ऋण से अलग हो रहा है, ऋण से मुक्त हो रहा है ये, तो ये हो गया अपदान तत्पुरुष समास। अब चलते हैं संबंध तत्पुरुष समास, जिसमें का के की इनका लोप होता है, वही संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो आप डायरेक्ट ऐसा याद रखना कि संबंध तत्पुरुष समास में संबंध बताया जाएगा। जैसे कि गंगा जल, तो गंगा जो नदी है उसका जो जल होता है उसे ही गंगा जल कहा जाता है। जैसे कि लोकसभा, जिसे लोक की सभा या लोगों की सभा भी कह सकते हैं, तो यहाँ से लोगों की सभा से संबंध बताया जा रहा है। उसी प्रकार अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें जो विभक्तियाँ आती है में और पर, इनका जो होता है लोप होता है। मैंने आपको करण में बताया था, किसी भी स्थान पर अपन क्या है, मैं अधिकार करता हूँ, किसी भी स्थान पर मैं अधिकार करता हूँ, तो यह अधिकार से अधिकरण याद रह जाएगा। और यहाँ से स्थान से क्या होता है, स्थान संबंधी विशेषता बताता है, और विभक्ति चिन्ह पर और में आता है। जैसे कि आप बीती, तो आप पर बीती, तो ये पर आ गया, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास। और कार्य कुशल, कार्य में कुशल, ये भी अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर इन छह को आपको समझना है तो एक बार वो कारक वाला टॉपिक जरूर पढ़ लेना, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पर कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, इसमें एक पद विशेषण होता है, अर्थात विशेषता बताने वाला। विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषता बताता है। और दूसरा पद विशेष्य होता है, अर्थात जिसकी विशेषता बताते हैं वही। तो कर्मधारय समास में हमेशा दो शब्द होंगे, एक तो विशेषण होगा पहला, और दूसरा जो होता है ये विशेष्य होगा। ठीक है, तो इसमें जैसे कि नीला कमल, तो नीला है जो कमल, कमल की विशेषता कौन बता रहा है, नीला, तो ये तो अपना हो गया विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहे, कमल की, तो ये अपना हो गया विशेष्य। ठीक है, महादेव, महान है जो देव, तो महान अपना विशेषण हो गया, और देव जो है विशेष्य हो गया। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, ये तो हो गया अपना विशेषण, और ये मुख जो हो गया अपना विशेष्य हो गया। इसी प्रकार चरण कमल, यानी कि कमल के समान चरण, तो यहाँ से जो एक कमल की जो है, सॉरी, यहाँ पे चरण की विशेषता बताई जा रही है कि वो कमल के समान है, तो कमल विशेषण हो गया और चरण जो है विशेष्य हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है द्विगु समास। द्विगु समास का पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है, अर्थात वह किसी समूह का बोध कराए, वहीं द्विगु समास होता है। द्विगु हमेशा किसका बोध कराएगा, समय का। जैसे कि चौराहा, जैसे कि चौराहा, तो यहाँ पे चार राहों का समूह। तिरंगा, तिरंगा जो होता है तीन रंगों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह। यानी कि ये कुल मिला के आगे का पद संख्यावाची होगा और किसी समूह का बोध कराएगा, वही कौन सा हो गया अपना द्विगु समास। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो होता है, इसमें नाम से पता चल रहा है द्वंद्व, अर्थात दो दो वाक्य आएंगे और दोनों वाक्यों के बीच में क्या होगा कि और अथवा या लगता हो, यानी कि दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या, इन तीनों में से एक शब्द लगेगा और इनके बीच में कई बार जो है योजक चिन्ह भी आता है, वहीं द्वंद्व समास होता है। जैसे कि माता पिता, तो ये योजक चिन्ह आ रहा है, माता और पिता, तो इसका विश्लेषण हो जाएगा माता और पिता। रात दिन, रात और दिन। पाप पुण्य, तो पाप और या पुण्य, तो ये हो गया द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास के भी तीन भेद होते हैं, आइए देखते हैं इनको डिटेल से। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। अब इन तीनों को देखते हैं डिटेल से। तो पहला होता है इतरेत्तर द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हैं, अर्थात दोनों ही अलग अलग अस्तित्व होता है उनका, यानी कि एक भी शब्द फालतू नहीं होता है, और विग्रह करने पर और शब्द आता है, और इन दोनों पदों का महत्व जो होता है बराबर होता है। तो इतरेत्तर में सीधा सा याद रखना, इतरेत्तर में और आता है, कोई कोई सेंट लगा रहा होता है, सेंट को हम इतर बोलते हैं, तो इतर जो होता है कि और लगा और लगा, तो ये जो इतर से याद रखना और लगा, तो इतरेत्तर में और लगा। ठीक है, जैसे कि माता पिता, तो माता और पिता, ये और दिख जाए तो अपन को याद आ जाना चाहिए इतरेत्तर। ठीक है, जैसे कि भाई बहन, भाई और बहन, इतरेत्तर।
और दूध और रोटी तो दूध और रोटी, तो ये भी हो गया इतरेत्तर द्वंद्व समास। तो और आ जावे तो याद रखना और लगा क्या, इतर। ठीक है। नेक्स्ट है समाहार द्वंद्व समास। समाहार का शाब्दिक अर्थ होता है समूह, अर्थात इन समास जो होता है दोनों में अपना व्यक्तिगत अर्थ तो देते ही हैं, साथ में वे समूह या एक जैसे अन्य पदार्थों का भी बोध करा देते हैं। अर्थात मोटा मोटा याद रख लो, जो पूरी की पूरी कैटेगरी, पूरे पूरे वर्ग, पूरे पूरे समूह का बोध कराते हैं उसे समाहार द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि दाल रोटी, तो दाल रोटी आदि। अब यहाँ पे दाल रोटी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ के भाई दाल आ गई इनके रोटी, यहाँ पे जितने भी खाने का सामान है वो सब दाल रोटी में आ गया। जैसे कि अरे कुछ नहीं चल रहा, दाल रोटी चल रही बस, तो उसमें सब कुछ आ गया दाल रोटी में। ठीक है। हाथ पाँव, तो यहाँ से हाथ पाँव आदि, यहाँ पे हाथ पाँव का मतलब इसका मतलब होता है कि शरीर के अंग। ठीक है। नेक्स्ट होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास, जिनमें क्या होता है कि दोनों पदों के बीच में या अथवा ये दोनों शब्द आ जाएं उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास। अर्थात कुल टोटल दो शब्द होंगे और उसमें से एक सही होगा अपना, दो शब्द होंगे और दो में से विकल्प में होंगे, दोनों में से एक को चूज़ करना पड़ेगा। अर्थात इसमें कई बार जो है विलोम शब्द भी आ जाते हैं, जैसे कि पाप पुण्य, पाप या पुण्य, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, हार जीत, हार अथवा जीत, ऐसे भी कह सकते हो हार या जीत, भला बुरा, भला या बुरा। तो ये हो गया वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो यहाँ पे मोटा मोटा याद रखना, इतरेत्तर द्वंद्व समास में हमेशा और आएगा, और समाहार द्वंद्व समास में हमेशा बीच में पूरे पूरे समूह का बोध कराएगा, या फिर आदि जो है पीछे दिख जाए तो समाहार द्वंद्व समास हो गया। वैकल्पिक द्वंद्व समास में हमेशा या फिर अथवा इन शब्दों का प्रयोग होगा, वहीं क्या हो गया अपना वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल, और लास्ट की सुनकर आप सबको मज़ा ही आ जाता होगा। तो अब पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं, बहुव्रीहि समास। और ज़्यादातर देवी देवताओं के नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि लंबोदर, लंबा है उदर, अर्थात लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश जी भगवान। दशानन, यानी कि यहाँ पे 10 है सिर जिसके, ना तो सिर की ओर इशारा की जा रहा है न 10 की ओर, यहाँ पे सीधा रावण की ओर इशारा किया जा रहा है। तो कोई तीसरा अर्थ निकले तो वही क्या होगा, बहुव्रीहि समास। नीलाकंठ, नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शिव जी। चक्रपाणी, चक्र है पाणी जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। अब हमारा पार्ट थियोरिटिकल कंप्लीट हो चुका है और अब हम करेंगे एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है। तो 5 मिनट का और समय लगेगा दोस्तों, फिर होगी ये क्लास कंप्लीट। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो अब आपको हम इस बार नवाचार ये है कि थोड़ा सा सोचने का समय देंगे। आप वीडियो को क्या कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं और आंसर भी सोच सकते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो रोकना चाहते हो तो रोक लो, विस्तार, विग्रह, संक्षेप या विच्छेद। तो इसमें से सही आंसर है संक्षेप। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष और अव्ययीभाव समास। तो यहाँ पे द्विगु समास में पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट अगले पे। तीसरा क्वेश्चन, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययीभाव समास। तो यथाशक्ति में आपको दिख रहा है आगे उपसर्ग लगा हुआ है, और उपसर्ग जो होता है हमेशा अव्ययीभाव समास में आता है, और अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान होता है। जैसे कि अब चौथा क्वेश्चन है राजपुत्र, अर्थात राजा का पुत्र, इसका सही समास विग्रह क्या होगा, हमने ही बता दिया दोस्तों, सॉरी। तो ये हो गया राजा का पुत्र, और ये तत्पुरुष समास में आएगा, संबंध बताया जा रहा है इसलिए संबंध तत्पुरुष समास बन जाएगा ये अपना। ठीक है। नेक्स्ट है गौशाला में कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म, संप्रदान, अपादान और संबंध। गौशाला, तो गौशाला जो आ जाती है, जो शालाएँ होती है गौशालाएँ, वो हमेशा गायों के लिए होती है दोस्तों। किसके लिए होती हैं, गायों के लिए जो शालाएँ होती है उसे ही क्या कहा जाता है, गौशाला कहा जाता है। और के लिए जिसमें आ जाता है उसे ही संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ जो होता है नीला है जिसका कंठ, अर्थात वो कौन है, महादेव भगवान शंकर। तो यहाँ पे किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि। अब आपको फिर से टाइम देंगे। भाई बहन, इसमें कौन सा समास है, तो यहाँ पे तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय और द्विगु। तो भाई जो भाई बहन है इनके बीच में अगर सिंपल कहेंगे तो भाई और बहन। और जो मैंने अभी बताया था कि अगर और आ जाए तो हमको कहना है कि और लगा, इतर और लगा,
तो ये इतरेतर तत्पुरुष समास हो जाएगा। इतरेतर तत्पुरुष समास हो जाएगा तो इसमें भाई बहन तत्पुरुष समास। ठीक है। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अर्थात अपन ऋण से बिल्कुल अलग हो गई, और इस से का प्रयोग जो होता है अलग होने के अर्थ में जो है अप्पा से करते हैं, इसलिए अप्पादान तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट है चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चौराहा शब्द जो होता है इसमें होता है कौन सा है, इन चारों में से आप रोक सकते हो, और हमेशा मेरे क्वेश्चन पढ़ते ही आप रोक दिया करो और फिर आंसर देने की कोशिश करो। मैं ऐसे करने बैठ गया तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और बहुत बड़ा होने के चक्कर में आप चेक भी नहीं करोगे, इसलिए आप इन्हें हमेशा रोक के आंसर दिया करो, और मैं क्या है कि सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन देता जाऊँगा। ठीक है। अब चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चौराहा मतलब चार राहों का समूह। चार राहों का समूह जो होता है, तो यहाँ पे चार पहला पद संख्यावाची आ गया। संख्यावाची कौन सा आता है, द्विगु समास। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, किस समास का उदाहरण। तो 10 है आनंद, न तो 10 की ओर संकेत किया जा रहा है, न ही आनंद यानी कि सिर की ओर संकेत किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे किसी तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है, और तीसरे की ओर संकेत करे तो वही कौन सा होगा, अपना बहुव्रीहि समास। अब नेक्स्ट है पाप पुण्य, इसका विग्रह करने पर पाप या पुण्य बनता है, तो इसमें से द्वंद्व समास का भी कौन सा भेद है। ये बढ़िया है दोस्तों। अब अभी हमने बताया था आपको कि इतरेत्तर आ जाए तो इतर और लगा, तो ये और दिख जाए तो ये इतरेत्तर हो जाएगा। समाहार द्वंद्व समास में पूरा का पूरा समूह का बोध होगा, या फिर आदि शब्द आ जाएगा। और वैकल्पिक द्वंद्व समाज में हमेशा विकल्पों में से एक को चुनना होगा, तो या शब्द बीच में आ जाएगा। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया, वैकल्पिक। पाप या पुण्य वैकल्पिक हो गया। देशभक्ति का सही सही विग्रह क्या है। तो देशभक्ति अर्थात अपन करते हैं देश की भक्ति नहीं, हम देश के लिए भक्ति करते हैं, हम इस देश के लिए जान दे देंगे, हम इस देश की पूजा करते हैं, हम इस देश के वीर हैं, तो ये देश के लिए भक्ति हो जाएगा। और ये अगर बात करें कौन सा समास है, तो ये जो है संप्रदान तत्पुरुष समास है, और संप्रदान तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं। देखो अगर पहला पद प्रधान हो तो क्या होगा, अव्ययीभाव समास, और अगर सेकंड पद प्रधान हो तो हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, और अगर दोनों पद प्रधान हो तो उसे ही क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। ये आ गया ना, द्व 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 यानी कि दोनों पद समान। द्विगु में संख्यावाचक होता है पहला शब्द, और इसमें दूसरा पद प्रधान, बहुव्रीहि में कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि महात्मा, महान है जो आत्मा, इसमें कौन सा समास है। तो यहाँ आत्मा की क्या है, विशेषता बताई जा रही कि आत्मा कैसी है, महान। तो यहाँ से अगर पहले पद की विशेष्य की कोई विशेषण विशेषता बताए तो उसे ही क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। अब नेक्स्ट है दाल रोटी आदि, कि तुम क्या करते हो, कितना कमा लेते हो, अरे दाल रोटी चल जाती है, मतलब खर्चा चल जाता है। तो इसमें दाल रोटी संबंधित पूरी की पूरी भोजन की व्यवस्था, रहन सहन सबकी व्यवस्था आ जाती है। तो ये किस द्वंद्व समास का उदाहरण है, तो दाल रोटी आदि पूरे समूह की बात कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया हमारा समाहार द्वंद्व समास। नेक्स्ट है आप बीती। आप बीती में कौन सा समास है, तो आप पर बीती इसका सही होता है, आप पर बीती। और ये पर और में जो शब्द होता है हमेशा जो होता है, हम क्या है स्थान पे अधिकार करते हैं, तो हम क्या है कि स्थान पर मैं अधिकार करता हूँ, तो ये जो होता है अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं, एक तो ये होता है विभक्ति चिन्ह, एक पर होता है, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। नेक्स्ट लास्ट पीडीएफ है दोस्तों, लास्ट पेज है, कितनी खुशी की बात है। तो आप इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना बिना कहे, ठीक है। लंबोदर शब्द जो है किस शब्द का उदाहरण है, किस समास का उदाहरण है, तो लंबा है जिसका उदर, अर्थात भगवान गणेश जी, और किसी तीसरे की बात किया जाए तो वही क्या हो जाता है, अपना बहुव्रीहि समास। और नेक्स्ट है प्रतिदिन में कौन सा पद प्रधान होता है, तो यह जो होता है प्रतिदिन, और प्रति क्या है, एक उपसर्ग है, और उपसर्ग जो होता है वो अव्ययीभाव समास में होता है, और अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है, ये आपको बताना है होमवर्क में, आपको ही बताना पड़ेगा, हम नहीं बताएंगे, आप कमेंट में ज़रूर बताना, भले वीडियो ही कितना पुराना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए हमने एक मस्त ऐड किया है, थैंक्स। और बहुत बढ़िया गर्मी पड़ रही है, इसलिए तरबूज खा लो और मस्त रहो, पानी की कमी को पूरा करो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों।